गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अगले टॉपिक की, यानी इंटरनेशनल ट्रेड की थर्ड थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने दो थ्योरी कंप्लीट कर ली है। कौन कौन सी? एडम स्मिथ की, ये है एडम स्मिथ की थ्योरी थी। ठीक है। दूसरी थ्योरी हमने पढ़ी थी डेविड रिकार्डो की। कौन सी थ्योरी थी दोस्तों? उस थ्योरी का नाम था डेविड रिकार्डो की जो थ्योरी थी उसका नाम था कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। चलिए दोस्तों, इस थ्योरी के बारे में बात करते हैं। हेक्सर ओलिन, जैसे नाम से पता चल रहा है, इस थ्योरी का विकास किसने किया? सबसे पहले एली हेक्सर ने अपना एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया। कब? 1919 के अंदर। उस रिसर्च पेपर का नाम क्या था? नाम था उसका द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये जो है पूरा एक रिसर्च पेपर था। लेकिन जब एली हेक्सर ने इस थ्योरी को दिया, सबके सामने वो लेके आए, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसको पढ़ा, लेकिन इसको क्या है, पॉपुलैरिटी उतनी नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। चलिए अब बात करते हैं आगे बर्टिल ओलिन की, जो क्या थे? हेक्सर के शिष्य थे। ठीक है ना, स्टूडेंट थे। यानी बर्टिल ओलिन ने अपनी पीएचडी जो है किसके अंडर की थी? हेक्सर के अंडर। ठीक है ना। और टॉपिक क्या था? टॉपिक था दोस्तों मॉडर्न थ्योरी कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है। हेक्सर ओलिन की जो थ्योरी थी उसको लगभग 14 साल बाद 1933 के अंदर बर्टिल ओलिन ने क्या किया? एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था? इंटरनेशनल एंड इंटर रीजनल ट्रेड, ये बुक लिखी थी। और इससे पहले दोस्तों उन्होंने जब अपना फर्स्ट रिसर्च पेपर सबमिट करवाया था, तो उस पेपर को उन्होंने कब सबमिट करवाया? 1924 के अंदर। यानी बर्टिल ओलिन ने इस थ्योरी पर काम करना शुरू कर दिया था 1924 से पहले ही। ठीक है। और 1933 में जब एक बुक लिखी तो इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि 1977 के अंदर, ठीक है ना, बर्टिल ओलिन को इस मॉडर्न थ्योरी के कारण क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। अब अगर इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, तो इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? एक तो हेक्सर ओलिन थ्योरी बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं
और मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस थ्योरी को ये भी बोल सकते हैं, इसका एक और नाम भी है दोस्तों, वो क्या है वो देखिए, वो है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये थ्योरी कहती क्या है, क्यों इसको आना पड़ा, इसका विकास क्यों हुआ, क्यों इसका प्रतिपादन किया गया। इसका प्रतिपादन दोस्तों मेन रीजन था कि जो एली हेक्सर थे और बर्टिल ओलिन थे, दोनों ही कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो डेविड रिकार्डो की थी उसका समर्थन करते थे। यानी कि उसकी आलोचना नहीं की इन्होंने, क्या किया, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जो थ्योरी थी उसका समर्थन किया। और समर्थन करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है उसमें ये बताया गया है कि यानी वस्तुओं की वास्तविक लागत में अंतर है, ठीक है ना, रियल कॉस्ट डिफरेंस। यानी कि ट्रेड क्यों किया जाता है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के अंदर ये बताया गया कि ट्रेड क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि वस्तुओं की वास्तविक लागतों के अंदर अंतर पाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो बर्टिल ओलिन थे और एली हेक्सर थे, उन्होंने ये कहा कि जो परंपरावादी सिद्धांत था डेविड रिकार्डो का, वो ये नहीं बता पाए कि ये तो मान लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो वस्तुओं की लागतों में अंतर के कारण होता है, लेकिन वो जो वस्तुओं की लागतों के अंदर अंतर आता है वो किस कारण आता है ये नहीं बता पाए, वो कारण नहीं बता पाए कि अंतर क्यों आता है। तो जो ये मॉडर्न थ्योरी है उसके अंदर यही बताने का, यही समझाने का प्रयास किया है एली हेक्सर और बर्टिल ओलिन ने कि साधनों की जो वास्तविक लागत है, जो वस्तुओं की जो वास्तविक लागत है, उनके अंदर अंतर किस कारण पाया जाता है। इस सिद्धांत की अगर बात करें दोस्तों, हेक्सर ओलिन थ्योरी या फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी की अगर बात करें तो जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है फैक्टर एंडोमेंट, इस नाम को हम डिटेल से पढ़ेंगे। फैक्टर एंडोमेंट का मतलब होता है साधन संपन्नता। साधन संपन्नता यानी इस मॉडर्न थ्योरी के अंदर ये बताया गया कि जो अलग अलग देशों के अंदर साधन संपन्नता में विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्न देशों में साधन संपन्नता जो होती है वो अलग अलग होती है। साधन संपन्नता का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के साधनों की मात्रा क्या है अलग अलग देशों के अंदर, इसी को बोलते हैं साधन संपन्नता। कहने का मतलब कि अगर मान लें कि कंट्री ए है, उसके अंदर क्या है, लेबर ज़्यादा है, और कंट्री बी है उसके अंदर क्या है, कैपिटल ज़्यादा है। ये भी हो सकता है कि कंट्री ए के अंदर क्या है, लेबर ज़्यादा है, और कंट्री बी के अंदर क्या है, कंट्री ए के अंदर कैपिटल ज़्यादा है और बी के अंदर क्या है, लेबर ज़्यादा है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है दोस्तों। साधन संपन्नता का मतलब होता है कि किसी देश के अंदर साधनों की मात्रा क्या है, कितने साधन वहाँ उपलब्ध है। जिस देश के अंदर जो साधन ज़्यादा होता है वो देश उसी साधन से बनने वाली वस्तुओं को बनाएगा और उसी साधन में वो संपन्न है,
वो उसी साधन के अंदर संपन्न है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ये हेक्सर-ओलिन थ्योरी है, इन्होंने ये बताया कि तुलनात्मक लागतों के अंदर जो अंतर आता है उसका कारण क्या है? उसका कारण है फैक्टर एंडोमेंट, यानी साधन संपन्नता। विभिन्न देशों में पाई जाने वाली विभिन्न साधन संपन्नता जो है उसी के कारण इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ठीक है ना। इसी के आधार पर क्या है, जिस देश के अंदर जो साधन ज़्यादा होगा या जो साधन सस्ता होगा, ठीक है ना, वो देश उसी की हेल्प से प्रोडक्शन करेगा। जैसे मान लेते हैं कि कंट्री ए के अंदर जो है लेबर ज़्यादा है और चीप प्राइस है उसका, यानी ठीक है कि कम सस्ता साधन है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए कंट्री ए जो है इस लेबर की हेल्प से किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकती है। जिस प्रोडक्ट को बनाने में लेबर का ज़्यादा यूज होता है वो देश उसी चीज़ को बनाएगा और उसी में क्या करेगा, एक्सपोर्ट। इसके विपरीत मान लो कंट्री बी के अंदर कैपिटल ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगा, ठीक है ना। यानी कैपिटल का ज़्यादा यूज करेगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा है और सस्ती है। जिस देश के अंदर जो साधन ज़्यादा होता है वो सस्ता होता है, जिस देश के अंदर जो साधन कम होता है वो महंगा होता है, ठीक है ना। और अब बात करें कि ये जो दोनों कंट्री है, यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा थी तो ये कैपिटल से बनने वाली वस्तुएं जैसे मशीन हो गई, ठीक है ना, मोटर व्हीकल हो गए, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, कॉस्टली होती है, जिनके अंदर कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेबर की कम ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सारा काम मशीनों से होता है। इसलिए जिस देश के अंदर कैपिटल ज़्यादा होगी वो कैपिटल के ज़्यादा यूज से जो प्रोडक्ट बनता है उसी को बनाएगी। इतनी बात अब तक क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं अजम्पशन की। अजम्पशन में दोस्तों क्या है, कुछ अजम्पशन तो पहली जो थ्योरी थी वही है। जैसे पहले वो बता देता हूँ आपको, जो पहले जो थ्योरीज़ के अंदर जो अजम्पशन थी वो कौन कौन सी थी। सबसे पहली तो जो अजम्पशन थी सबसे पहली अजम्पशन वहाँ पर थी कि व्यापार करने वाले जितने भी देश हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। जितने भी देश व्यापार कर रहे हैं आपस के अंदर उनके अंदर परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए दोस्तों। तीसरी जो है वो क्या है कि साधन एक देश के अंदर क्या है, गतिशील है और दो देशों के बीच साधन गतिहीन है, ठीक है दोस्तों। एक और एजम्पशन पहले से मैच करती है, वो क्या है कि नो यातायात लागत नहीं है। किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है तो उसकी कोई भी लागत नहीं है। ये इसकी मेन एजम्पशन थी दोस्तों। इसके बाद में बात करें तो एक बात और है यहाँ पर कि अगर आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो केवल क्या करोगे आप, दो साधन है आपके पास, लेबर एंड कैपिटल। इनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। इन दोनों का भी यूज़ बढ़ा सकते हो, इनमें से एक को बढ़ा सकते हो, एक को कम कर सकते हो। अलग अलग डिफरेंट कम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हो। साधनों का विभिन्न अनुपातों में प्रयोग
कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों बात करें तो इस मॉडल को क्या बोलते हैं, इस मॉडल को बोलते हैं दोस्तों 2x2x2 का मॉडल बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि दो ही गुड्स हैं यहाँ पर, दो ही कंट्री है यहाँ पर, और दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दोस्तों। पहले जो थ्योरी हमने पढ़ी वहाँ पर केवल लेबर था, अब यहाँ पर प्लस हो गया है कैपिटल। पहले हम लेबर को बढ़ाकर ही उत्पादन को बढ़ा पा रहे थे, यहाँ पर हम लेबर और कैपिटल दोनों को बढ़ाकर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अलावा और मेन अजम्पशन क्या थी कि इसको साफ कर देते हैं एक बार। फिर मेन अजम्पशन क्या है इसकी कि मेन अजम्पशन एक तो यही है 2x2x2 मॉडल बोला जाता है इसको। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस फंक्शन का यूज होता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो आपको फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर फैक्टर क्या हो गए 2 गुना आपने बढ़ा दिए तो प्रोडक्शन भी क्या होगा 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि जो एक्सचेंज रेट होती है उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाती, यानी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। ये वही पहले वाली एजम्पशन है कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। इसके बाद में बात करें तो जितने भी देश ट्रेड करने वाले हैं उनकी इंटरेस्ट जो है, उनकी जो रुचि है वो सेम है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करें तो सेम डिमांड पैटर्न है। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ कंट्री ए को चाहिए वो चीज़ बेचने के लिए तैयार होना चाहिए कंट्री बी, यानी कि ए कंट्री के प्रोडक्ट की बी में डिमांड होनी चाहिए और बी कंट्री के प्रोडक्ट की ए में डिमांड होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़नी चाहिए। ये इसकी कुछ मेन अजम्पशन थी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं थ्योरी की एक्सप्लेनेशन की। अजम्पशन आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई है, वही सेम सी थी, 1-2 के अंदर चेंज था। जो 2x2x2 मॉडल है उसके अंदर चेंज था, क्योंकि वहाँ पर जो पहले हमने थ्योरी पढ़ी उनके अंदर क्या था कि एक ही फैक्टर का यूज़ करते थे हम। यहाँ पर फैक्टर 2 है, लेबर और कैपिटल दोनों को हम चेंज करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। टेक्निक जो है वो कांस्टेंट है, उसमें भी ये अजम्पशन थी और यहाँ पर भी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले ओलिन जो है वो ये कहते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में साधन संपन्नता जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मान लो ये 4 कंट्री है हमारे पास, चारों के अंदर मान लो जो साधन संपन्नता है वो अलग अलग है। इस देश के अंदर मान लो कैपिटल ज़्यादा है और सस्ता है, इसलिए इसकी मात्रा ज़्यादा है। यहाँ पर मान लो लेबर ज़्यादा है और सस्ता है, इसी प्रकार यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर लेबर। ठीक है ना, कि अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग साधन संपन्नताएं पाई जाती है। प्रत्येक देश किसी ना किसी चीज़ के अंदर स्पेशल होता है, स्पेशलाइजेशन उसको हासिल हो चुकी होती है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ चावल बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वो चावल का ज़्यादा उत्पादन करेगा। किसी देश के अंदर
चाय का उत्पादन करने की कॉस्ट कम आ रही है तो वो चाय का प्रोडक्शन करेगा और उसी का एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये मेन बात थी। उसके बाद में बात करें हेक्सर की। हेक्सर ने क्या किया दोस्तों, हेक्सर ने 1919 के अंदर एक लेख लिखा था। क्या लेख लिखा था, पहले भी बता चुका हूं मैं। क्या लेख लिखा था, द इफेक्ट ऑफ foreign trade, the effect of foreign trade on the distribution of income। 1919 के अंदर उन्होंने ये लेख लिखा और उन्होंने यहाँ तुलनात्मक लागत सिद्धांत, जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी थी डेविड रिकार्डो की, उसका समर्थन किया। और समर्थन करने पे उन्होंने कहा कि आपने केवल इतना ही बताया है कि व्यापार जो होता है वो वास्तविक लागतों में अंतर के कारण होता है, लेकिन वास्तविक लागतों में अंतर किन कारणों से होता है ये आप नहीं बता पाए, ये हम बताएंगे। उन्होंने इस थ्योरी के अंदर यही चीज़ बताई है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है, कंपैरेटिव कॉस्ट जो थी, लागतों के अंतर जो अंतर था वो किस कारण से आता है। उसके लिए 2 कारण बताए हैं दोस्तों। यहाँ पर कौन कौन से 2 कारण हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला कारण है फैक्टर एंडोमेंट, यानी कि अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग साधन संपन्नताएं होती है। सबसे पहला पार्ट इसका क्या है, फैक्टर एंडोमेंट। दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा है फैक्टर इंटेंसिटी, ठीक है ना। यानी फैक्टर एंडोमेंट, डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट और डिफरेंस इन फैक्टर इंटेंसिटी, ठीक है ना। ये होता है साधनों का अनुपात। यानी किसी वस्तु को बनाने में हमें कौन कौन से साधनों का कितना कितना कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी कि कितनी लेबर का यूज़ करना है, कितनी कैपिटल का यूज़ करना है, किस अनुपात में उसको यूज करना है, तो वो कौन बताता है, फैक्टर इंटेंसिटीज बताती है। फैक्टर एंडोमेंट जो है वो क्या कहता है दोस्तों, फैक्टर एंडोमेंट का मतलब क्या होता है कि सभी देशों में साधन संपन्नता या उपलब्धता अलग अलग होती है। अलग अलग देशों के अंदर जो है साधन संपन्नता क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे इंडिया के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर लेबर ज़्यादा है, ठीक है। ये कंट्री क्या करेगा, लेबर इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगा, यानी कि श्रम प्रधान तकनीक का यूज करेगा, ठीक है दोस्तों। मान लो जर्मनी के अंदर क्या है, कैपिटल ज़्यादा है और सस्ती है। यहाँ पर लेबर ज़्यादा है और सस्ती है, इसलिए ये लेबर से बनने वाली वस्तु को बनाएगा और ये कैपिटल्स का ज़्यादा यूज करके किसी प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है तो उसको ये बनाएगा। ऐसा करने से क्या होता है, दोनों देश जो होते हैं, मान लो ए एंड बी, दोनों कंट्री को क्या होता है, गेन फ्रॉम ट्रेड, यानी कि लाभ प्राप्त करते हैं दोनों देश। और दोनों देश उस वस्तु का उत्पादन करेंगे जिसको बनाने में कॉस्ट लगातार कम आ रही है। फैक्टर एंडोमेंट जो है दोस्तों वो 2 तरीके से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं फैक्टर एंडोमेंट को। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर एंडोमेंट का मतलब समझ गए ना क्या होता है, कि साधन संपन्नता की विभिन्नता अलग अलग देशों में, 2 देशों के अंदर, 2 देशों की बात करें तो 2 की करेंगे, यानी कि 2 देशों के अंदर साधन संपन्नता अलग अलग है। एक देश किसी एक चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से बना सकता है कॉस्ट कम करके, क्योंकि वहाँ पर साधन जो है वो कम है, ठीक है ना।
दोनों देशों के अंदर एक देश एक साधन में स्पेशल होगा, दूसरा देश दूसरे साधन में स्पेशल होगा, ठीक है ना। लेबर और कैपिटल दो ही साधन है, ठीक है ना, दोनों का यूज करके प्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो फैक्टर एंडोमेंट है उसको दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। पहला है उसका, पहला क्या है, पहला है फिजिकल क्राइटेरिया, यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, भौतिक मापदंड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इसमें हम क्वांटिटी को देखते हैं, यानी देखते ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा साधन कौन से देश में अधिक है और कौन सा कम है। जिस देश में जो साधन ज़्यादा होगा और सस्ता होगा वह देश उसी साधन का प्रयोग करके प्रोडक्ट को बनाएगा और उसी को एक्सपोर्ट करेगा। जिस देश के अंदर जो साधन महंगा होता है और कम होता है उस साधन की हेल्प से बनने वाली वस्तु को वो क्या है, इंपोर्ट कर लेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर डायग्राम से पहले कुछ भौतिक मापदंड की बात कर लेते हैं कि फिजिकल क्राइटेरिया से हमें पता कैसे चलता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है कि कंट्री ए के अंदर ए में कैपिटल ज़्यादा है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे दोस्तों, कंट्री ए के अंदर कैपिटल ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल कंट्री ए, ऊपर डैश, यहाँ पर लेबर कंट्री ए, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर कंट्री बी और यहाँ पर लेबर कंट्री बी, ठीक है। क्या बोला है, कंट्री ए में कैपिटल ज़्यादा है, कंट्री ए के अंदर कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है। अगर कैपिटल का पूछे तो कैपिटल ऊपर आएगी, अगर लेबर का पूछेंगे तो लेबर ऊपर आएगी, ठीक है ना। ये सिंपल सा, इसको देखकर हम बता सकते हैं कि कौन से देश के अंदर कौन सा साधन ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा है कंट्री ए में, लेबर कम है कंट्री ए में। यहाँ पर कैपिटल जो है वो कम है किस में, कंट्री बी के अंदर, ठीक है ना। तो ऊपर जो चीज़ हम लिखते हैं उसी को कंपेयर करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि कंट्री ए के अंदर कैपिटल कम है, ठीक है, कंट्री ए के अंदर कैपिटल कम है। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल ऊपर आएगा, डैश लगा देना ऊपर, ठीक है, और कंट्री ए अपॉन लेबर कंट्री ए। कैपिटल कम है भाई कंट्री बी, लेबर कंट्री बी। क्या है, कैपिटल कम है कंट्री ए में, तो इस तरीके से इसका मुंह दूसरी तरफ खुलेगा। समझ आई बात। चलिए दो एग्जांपल और लेते हैं इसको। कंट्री बी में कैपिटल कम है, कंट्री बी के अंदर कैपिटल कम है, कैपिटल कंट्री ए, लेबर कंट्री ए, ठीक है, कैपिटल कंट्री बी, लेबर कंट्री बी, ठीक है ना। कौन सा साधन कौन से देश के अंदर ज़्यादा है, बी के अंदर कैपिटल कम है, बी के अंदर कैपिटल कम है तो ऐसा निशान आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मान ले बी के अंदर कैपिटल ज़्यादा है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। तो ये फिजिकल क्राइटेरिया ये होता है कि हम केवल देखकर बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से देश के अंदर कौन बनेगा, साधन के अकॉर्डिंग बनेगा। जिस देश में लेबर ज़्यादा है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करके लेबर से बनने वाली वस्तु को बनाएगा और उसका एक्सपोर्ट करेगा। उसी प्रकार अगर किसी देश के अंदर कैपिटल ज़्यादा है तो वो कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करेगा और कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करने से जो वस्तु बनाई जा सकती है उसको वो बनाएगा और उसका एक्सपोर्ट करेगा, दूसरी चीज़ों को वो इंपोर्ट कर लेगा दूसरे देशों से, ठीक है। चलिए फिजिकल क्राइटेरिया है, उसका एक डायग्राम है, पहले वो डायग्राम देख लेते हैं।
एक्स ओ वाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कैपिटल, और कैपिटल से बनने वाली जो वस्तु है वॉच। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेबर, और लेबर से बनने वाली वस्तु क्या है, शर्ट। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे A1। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कंट्री ए का। ठीक है, जो एक निश्चित मात्रा पर यह बताता है कि अगर किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं हम, तो उसे दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है। ये कौन बताता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा, ये कंट्री बी हो गई, B1। ओके, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए जो है वो कंट्री ए का है, बी है जो कंट्री बी का है। अब हमें सहूलियत के लिए पता लगाने के लिए कि कौन सा देश कौन सी चीज़ को बनाएगा, तो उसके लिए हमें क्या है, टेंजेंट लाइन खींच देनी है, एक स्पर्श करती हुई एक बजट लाइन खींच देनी है। ये बजट लाइन जो है इसको बोलते हैं, नाम दे देते हैं EF। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक स्पर्श करती हुई लाइन बना लेंगे जिसको नाम दे देंगे E। अब इसमें देखो दोस्तों, ये जो बजट लाइन और प्राइस लाइन है, इनके झुकाव से हमें पता चलता है, इनके स्कोप से पता चलता है कि कौन सा देश कौन सी चीज़ को बनाएगा, देखते ही पता लग जाएगा। यानी जो ये ई कर्व हमने बनाया है, जो प्राइस लाइन, जो ई प्राइस लाइन हमने बनाई है, उसका ज़्यादा झुकाव किसकी तरफ है, इसकी तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। और एक्स एक्सिस पर क्या लिया है हमने, कैपिटल को लिया है। यानी कि जो कंट्री ए है वो किसका यूज करेगी, कैपिटल का, और क्या बनाएगी, वॉच को बनाएगी। क्लियर इतनी बात। अब बात करते हैं दूसरे की, कंट्री बी को स्पर्श करने वाली जो प्राइस लाइन है वो एफ है। इससे हमें पता चलता है कि ये फ्लैट है एक्स अक्ष की तरफ। ठीक है ना, पैरेलल तो नहीं है लेकिन फ्लैट है थोड़ी, यानी झुकाव इसका किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। और एक्स एक्सिस की तरफ हमने क्या लिया है, लेबर को लिया है दोस्तों। ओके, और ये अब कंट्री बी किस चीज़ को बनाएगा, लेबर का यूज़ करेगा और शर्ट का प्रोडक्शन करेगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट किसी को? तो ये होता है फिजिकल क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे जैसे हमने डायग्राम बनाया वैसे वैसे इसकी एक्सप्लेनेशन कर देनी है। ठीक है ना, यानी कि कंट्री ए क्या करेगा, कैपिटल से बनने वाली वस्तु को बनाएगा। क्यों? क्योंकि कंट्री ए के अंदर कैपिटल ज़्यादा है और सस्ती है। ठीक है ना। दूसरी चीज़, कंट्री बी के अंदर क्या है, लेबर ज़्यादा है, इसलिए वो लेबर से प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्राइस क्राइटेरिया, जो फैक्टर इंडोमेंट है उसके पार्ट पढ़ रहे हैं हम। दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट था फिजिकल क्राइटेरिया और दूसरा पार्ट जो हमारा है वो है, दूसरा पार्ट जो हमारा है इसका वो है प्राइस क्राइटेरिया। प्राइस क्राइटेरिया ये क्या बोलता है दोस्तों, ये कहता है यहाँ पर क्वांटिटी को इग्नोर किया गया है। यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी को इग्नोर किया गया है, किसको बढ़ावा दिया गया है, यानी कि जो साधन जिस देश के अंदर सस्ता होगा वो देश उसी साधन की मदद से बनने वाले प्रोडक्ट को बनाएगा। कहने का मतलब कि जो साधन सस्ता है, जिस देश के अंदर जो साधन सस्ता है वो उसी का प्रयोग करके क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि साधन जो सस्ता होता है उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, जैसे सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस कम हो जाती है ना, उसी प्रकार। ठीक है ना, यहाँ पर
जब सस्ता है तो क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा थी इसीलिए तो ये साधन सस्ता हुआ, ठीक है ना। और जिस देश के अंदर क्वांटिटी कम होती है किसी चीज़ की तो वो महंगा होता है, ठीक है ना। इसलिए एक देश में अगर सभी साधन महंगे हैं तो उसे क्या करना चाहिए, इंपोर्ट कर लेना चाहिए, ताकि उसे कम से कम हानि और प्रॉफिट हो ट्रेड से, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको भी समझते हैं, यानी एग्जाम्पल से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि कंट्री ए में लेबर की प्राइस कम है। इसको मैथमेटिकली कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे प्राइस ऑफ, किसकी बात की है, लेबर की ना, तो यहाँ लेबर आएगा, लेबर इन कंट्री ए। ऊपर क्या आएगा, प्राइस ऑफ कैपिटल इन कंट्री ए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों प्राइस ऑफ लेबर इन कंट्री बी और प्राइस ऑफ कैपिटल इन कंट्री बी। लेबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हाइफन आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा, लेबर की प्राइस कम है। मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ की प्राइस कम होती है या जो साधन सस्ता होता है वो उस देश में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। प्राइस कम है तो वो साधन ज़्यादा होगा, यानी कंट्री ए के अंदर लेबर ज़्यादा है। समझ आई बात। यहाँ पर हम प्राइस के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। प्राइस कम होने का मतलब क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा होना, क्वांटिटी का ज़्यादा होना। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कंट्री ए के अंदर, कंट्री ए में लेबर की प्राइस अधिक है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्राइस ऑफ लेबर इन कंट्री ए अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल इन कंट्री ए। इसी प्रकार यहाँ पर प्राइस ऑफ लेबर कंट्री बी और प्राइस ऑफ कैपिटल कंट्री बी, ठीक है। लेबर की प्राइस, चलिए दोस्तों एक एग्जांपल इसका और लेते हैं। एग्जांपल में मैंने लिखा है दोस्तों, कंट्री बी में लेबर की प्राइस कम है। कंट्री बी में लेबर की प्राइस कम है, तो कंट्री बी के अंदर अगर लेबर की प्राइस कम होगी, प्राइस ऑफ लेबर कंट्री ए, प्राइस ऑफ कैपिटल कंट्री ए, प्राइस ऑफ लेबर कंट्री बी, प्राइस ऑफ कैपिटल कंट्री बी, ठीक है ना। हमारे को क्या कहा है कि लेबर की प्राइस कम है, किस में, कंट्री बी में। लेबर की प्राइस कम होने का मतलब कि वहाँ पर साधन ज़्यादा है, इसलिए इस तरीके का ये आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब डायग्राम देखते हैं प्राइस क्राइटेरिया का। चलिए दोस्तों बात करते हैं डायग्राम की, प्राइस क्राइटेरिया के डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। डायग्राम देखिए दोस्तों, ओ एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है, लेबर को लिया है, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने कैपिटल को लिया है। कैपिटल से बनने वाली जो वस्तु है वो कौन सी है, वॉच है, और लेबर से बनने वाली जो वस्तु है वो क्या है, शर्ट है, ठीक है। ए बी सी डी ये कंट्री ए की सम लागत वक्र है, ठीक है ना, आइसो कोस्ट कर्व। और P1 Q1 P2 Q2 ये आइसो कोस्ट कर्व है कंट्री बी की, ओके। ये लिखते रहना साथ साथ। चलिए उसके बाद में बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। एस जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो 100 शर्ट का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, 100 शर्ट का। और डब्ल्यू जो है वो 100 वॉचेज का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कंट्री ए की। कंट्री ए की बात करें तो अगर वो कैपिटल का यूज़ करके, जैसे देखने से हमें पता चल रहा है कि जो ये कोस्ट कर्व कंट्री ए के हैं इनका झुकाव कैपिटल की तरफ या वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा है, इसलिए
कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करके ये वॉच का प्रोडक्शन करेंगे। और P1 Q1 P2 Q2 इसका जो ढलान है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए ये लेबर का यूज़ करेगा और शर्ट का प्रोडक्शन करेगा कंट्री बी। अब इस चीज़ को प्रूव करना है हमने कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, चलिए पहले कंट्री ए की बात करते हैं। कंट्री ए अगर वॉचेज का प्रोडक्शन करती है तो वो इस पॉइंट के ऊपर है, ओके, इस पॉइंट के ऊपर है, यानी कि OF तो कैपिटल का यूज़ करना पड़ रहा है, OF कैपिटल का यूज़ करना पड़ रहा है, प्लस OM लेबर का यूज़ करना पड़ रहा है अगर 100 वॉचेज का प्रोडक्शन करता है कंट्री ए तो। इसी प्रकार अगर कंट्री ए 100 शर्ट का प्रोडक्शन करे तो उसकी कॉस्ट क्या आती है, यानी कि कैपिटल तो सेम यूज होगी OF प्लस, अब H पॉइंट पर है हम, क्योंकि शर्ट का जो उत्पादन संभावना वक्र है वो H पॉइंट पर टच करता है, इसलिए H से नीचे देखिए लेबर कितनी चाहिए, OM1, यानी कि शर्ट का प्रोडक्शन अगर करते हैं तो लेबर हमें कितनी ज़्यादा चाहिए, M1, इतनी लेबर ज़्यादा चाहिए, इसलिए कॉस्ट ज़्यादा आ रही है शर्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो। इसीलिए कंट्री ए किसका प्रोडक्शन करेगी, वॉच का प्रोडक्शन करेगी दोस्तों। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं कंट्री बी। कंट्री बी अगर 100 शर्ट का प्रोडक्शन करती है तो वो E1 पॉइंट के ऊपर है, ठीक है ना। अब अगर कंट्री बी शर्ट का प्रोडक्शन करती है तो उसकी कॉस्ट क्या आती है वो देखनी है, यानी OG तो लेबर लगेगी, प्लस कैपिटल कितनी लगेगी, कैपिटल लगेगी OT, अगर क्या करे वो शर्ट का प्रोडक्शन करे, ठीक है ना। अगर कंट्री बी वॉच का प्रोडक्शन करती है तो वो इस R पॉइंट के ऊपर है, क्योंकि ये वॉच का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए लेबर तो सेम यूज होगी OG तक, प्लस कैपिटल का कितना यूज होगा, O से लेकर N तक, वॉच, यानी यहाँ पर क्या है, हमें T से लेकर N तक कैपिटल ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, ठीक है ना। कितनी पे, N से लेकर T तक ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है हमारे को अगर हम वॉचेज का प्रोडक्शन करते हैं तो। इसलिए कंट्री बी किसका प्रोडक्शन करेगी, शर्ट का प्रोडक्शन करेगी, ना कि वॉच का। इस डायग्राम के अंदर इतना ही है दोस्तों। आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलती है मुझे, ठीक है ना, ताकि मैं और वीडियो बना पाऊँ, और चीज़ें और कॉन्सेप्ट आपके पास लेके आऊँ, उनको क्लियर करवा सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स से भी इसको सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं हमसे जुड़ सकें और सीख सकें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।